हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में एक ग्लोबल आउटलुक आपके सामने रखी थी, जिसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि आप इस साल में मज़ीद मिलिटराइजेशन देखेंगे, सिक्योरिटाइजेशन देखेंगे, वायलेंस बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी। जो बात सरप्राइजिंग है वो ये है कि ये नहीं मालूम था कि उसमें जो इमेजेस सामने आएंगे वो इतनी जल्दी आएंगे और इतने अनप्रेसिडेंटेड होंगे। सो 2026 के आगाज़ में अगर कोई एक इमेज ऑफ द ईयर शायद कहलाएगा इन द टाइम्स टू कम, वो ये होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में हमारे सामने आया लैटिन अमेरिका से कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडोरो, उनको एबडक्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, हॉस्टेज बना लिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जिन्होंने ऐसा किया है वो वहाँ से उनको न्यूयॉर्क ले गए हैं। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनको वहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि किसी मुल्क की नेशनल लीडरशिप को, सदर और उनकी अहलिया को आपने अपनी फोर्सेस भेज के उनकी रेजिडेंस से उठाया है और अपने मुल्क ले गए और आप उनका वहाँ ट्रायल करेंगे। व्हाई? ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज कि वो आपकी बात नहीं मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दिस इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन, जो कि 19th सेंचुरी की पॉलिसी है। 1823 में यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मनरो ने ये अनाउंस की थी। सिंपल टर्म्स में मनरो डॉक्ट्रिन ने यूरोप को ये कहा था, यानी यूएस ने यूरोप को ये कहा था इस डॉक्ट्रिन के तहत कि आप ना तो कोलोनाइज करेंगे ना इंटरफेयर करेंगे इन लैटिन अमेरिका। ये हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हमारा इलाका है, यहाँ पर आप किसी भी किस्म का कंट्रोल या एक्सेस एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और इसी तरह जवाब में यूएस ने कहा कि हम यूरोप में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो उस अथॉरिटेटिव कोलोनाइजेशन के दौर में भी आप याद रखें कि 19th सेंचुरी से ये डॉक्ट्रीन चली आ रही है कि हर एक ने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, कौन सा एरिया किसका है, कौन अपने बैकयार्ड को अपना इलाका समझता है, वहाँ पे अपनी जियो पॉलिटिक्स और अपनी पावर पॉलिटिक्स इम्पोज करता है। ये तब से चला आ रहा है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इन वेनेजुएला इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी, और उसको डोनाल्ड ट्रंप खुल के मान भी रहे हैं। ओवर टाइम ये आइडिया जो है ये इवॉल्व होता रहा है, कभी किसी शक्ल में सामने आया है, कभी किसी शक्ल में, लेकिन ये जस्टिफिकेशन रहा है वॉशिंगटन की हमेशा, जिसके ज़रिए से लैटिन अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस करता रहा है यूएस। और इसीलिए जब आप वहाँ के लोकल लिटरेचर को पढ़ें और वहाँ के जो लोकल लॉरिएट्स हैं, राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनसे पढ़ें तो उनके दिलों में बड़ी नफरत है, क्योंकि यूएस ने उन्हें ऑलमोस्ट कॉलोनाइज कर रखा था। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट इस पे भी बात की जानी चाहिए कि जितने भी एरियाज दुनिया में कभी ना कभी कॉलोनी थे, जब उन्होंने आज़ादी हासिल की तो उन्होंने फ़ौरन जिन जगहों पे उनको मुल्क बनाने का मौका मिला, सॉवरेंटी मिली, वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको अपना गुलाम बना लिया। सो कॉलोनाइजेशन हैज़ नॉट एंडेड वन वे और द अदर। मॉडर्न स्लेवरी इज स्टिल अ फैक्ट। नाउ, यूजिंग दिस लॉजिक ऑफ मनरो डॉक्ट्रीन, यूएस ने कई मुल्कों में इंटरफेयर किया। हेटी में, निकरागुआ में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, वहाँ पे आर्म्ड ग्रुप्स को बैक करते रहे। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ऐसा होता रहा। और क्यूबा को तो फॉर डेकेड्स, आपको क्यूबन क्राइसिस याद होंगे, फॉर डेकेड्स क्यूबा को बहुत ज़्यादा रिपीटेडली बेंट करने का कहा गया। और जब ऐसा नहीं होता था तो वहाँ पे भी अपनी फ़ौजें भेजता रहा है यूएस। और सिमिलरली वेनेजुएला का भी यही केस रहा है। ट्रम्प हैज़ नाउ गॉन अ स्टेप अहेड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो वेनेजुएला को रन करेंगे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड, और हम वापस लेंगे अपना सारा वो रेवेन्यू ऑयल का जो अमेरिकन कॉस्ट है असल में। नाउ दिस इज़ एन एब्सर्ड लॉजिक। ये लॉजिक उन्होंने कहाँ से बनाई है, इस लॉजिक को वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो एक अलग कहानी है। बट इससे ज़्यादा हॉस्टिलिटी और इससे ज़्यादा जैसे आप कहते हैं कि दूसरे की सॉवरेंटी को मलियामेट करना, उसकी एग्जाम्पल हो नहीं सकती। कि एक मुल्क ने अपनी नेशनल वेल्थ तक आपको एक्सेस नहीं दी, तो आप कहते हैं कि अब उस वेल्थ को हम मैनेज करेंगे, और इसमें से हमारी आज तक की जो कॉस्ट बनती है, आपने जो हमारा नुकसान किया है कंप्लायंस ना दिखा के, हम उसको ब्रेक इवन पे लाएंगे। सो जो चीज़ एक वार्निंग से शुरू हुई थी, मुनरो डॉक्ट्रिन की मैं वापस बात कर रही हूँ, यूरोपियन कोलोनाइजेशन के एरा से, यानी कि 2 सेंचुरीज से,
वो आज यूएस पावर प्रोजेक्शन के तौर पे दोबारा अप्लाई कर रहा है इन लैटिन अमेरिका। और आज जो वेनेजुएला में हो रहा है, इट इज़ द क्लियरेस्ट मॉडर्न एग्जांपल ऑफ दैट डॉक्ट्रिन, जो कि रिवाइज नहीं हो रही बल्कि एज अ पॉलिसी प्रैक्टिस हो रही है। नाउ इसके बहुत सारे कैविएट्स हैं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। आई विल ट्राई कि मैं जितना ब्रीफली इसको डिस्कस कर सकूं वो करूं। जो वेनेजुएला में हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स उसको जिस तरह डेमोक्रेसी से जोड़ रहा है कि हम ना सिर्फ वहाँ की मईशत बहाल करेंगे बल्कि वहाँ से जो अपनी हमारी रीइंबर्समेंट रहती है उसको भी ब्रेक इवन पे लाएंगे, ऑयल को दोबारा से मैनेज करेंगे, ट्रांजिशन में वहाँ पे गवर्नमेंट भी चलाएंगे। ये आपको सब फेमिलियर लग रहा होगा बिकॉज यही वादे, यही प्रोमिसेस, यही नेशन बिल्डिंग के नाम पे ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ ये करते रहे हैं। However, on the ground और strategic terms में it increasingly resembles कि ये एक coercive इंटरवेंशन है जिसका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल मनोवरिंग है ताकि आने वाले टाइम में वहाँ पे ऐसे लोग इम्पोज किए जा सकें जो यूएस की बात माने, उनको एक्सेस दें टू द नेशनल वेल्थ ऑफ वेनेजुएला, खास तौर पे ऑयल और क्रिटिकल मिनरल्स। ये डिस्टिंक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रेसिडेंट पैदा करती है कि आने वाले टाइम्स में वेनेजुएला जैसे जितने भी मुल्क हैं जो कि यूएस के साथ कंप्लायंस पे नहीं आ रहे या यूएस की बात नहीं मान रहे या यूएस को एक्सेस नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड, उनके साथ क्या हो सकता है। इसमें प्रेसिडेंट रिस्क इन्वॉल्व है। अगर ज़बरदस्ती फोर्सेबली किसी भी मुल्क की नेशनल लीडरशिप को एबडक्ट कर लेना एक्सेप्टेबल हो जाता है, आपने नॉर्म सेट कर दिया है। पहले इज़राइल ने ये नॉर्म सेट किया है कि आप जहाँ मर्जी जाके हमास के नाम पे सिविलियंस को मारें, तो आप देखें मामला जेनोसाइड तक पहुँच गया है। तो अगर यही प्रेसिडेंस मान ली जाए और इसको बैनर जो दिया जा रहा है या इसको टैग जो दिया जा रहा है वो डेमोक्रेसी का है, तो इट ओपन्स द डोर टू सिमिलर एक्शंस अगेंस्ट एनी रिसोर्स रिच स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखना चाहती है। और वेनेजुएला के ये जो वास्ट ऑयल रिजर्व्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल वेल्थ है, ये एक टेस्ट केस है फॉर दिस न्यू लॉजिक कि अब उस नेशनल वेल्थ का क्या बनता है। क्या ये एक रिवाइज्ड वर्जन ऑफ कोलोनाइजेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो उस दौर में होता था। तो दिस इज सेटिंग अ वेरी डेंजरस ट्रेजेक्ट्री। और कौन सेट कर रहा है? यूएस। पैनामा की प्रेसिडेंट में यहाँ रखना चाहूंगी कि ये यूएस ने पहली दफा नहीं किया और ना ही अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत लोग इसको इसी तरह डिस्कस कर रहे हैं। 1989 में यूएस ने अपना ही इंस्टॉल किया हुआ पैनामा का लीडर, जो कि वहाँ का प्रेसिडेंट था, मैनुअल नोरिगा उसका नाम था, जब वो बात नहीं मान रहा था उसको कैप्चर किया, इसी तरह एबडक्ट किया, उसका ट्रायल हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में और वॉशिंगटन ने उसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर किया। किसी वक्त में वो सीआईए का एसेट था। बट नुकसान क्या हुआ? नुकसान उस मुल्क का हुआ। पैनामा पेड द प्राइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज तक वो अपने पैरों पे उस तरह खड़ा नहीं हो सका। इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं, लेजिटिमेसी उनकी फ्रैक्चर हो गई। अंदाज़ा करें आप कि जिनकी लीडरशिप पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ थी, वो सीआईए का एसेट था। दिस इज़ इन द ओपन बुक्स, जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, ये सब उसमें लिखा है। तो लेजिटिमेसी उस मुल्क की आपने फ्रैक्चर कर दी और वो जो रिजेंटमेंट फिर वहाँ की लोकल्स में होती है, वो फिर सदियों तक कायम रहती है। तो आपने एक मुल्क को तबाह कर दिया, इन अदर वर्ड्स। नाउ रिजीम चेंज कभी भी मसले को हल नहीं कर सका। उसके बावजूद यूएस ऐसा क्यों करता है? बिकॉज केओस आपको कम से कम कुछ ना कुछ एक्सेस दे देता है सिस्टम में। सो रिजीम चेंज अगर काम करती है तो विन विन सिचुएशन है, अगर नहीं करती तब भी किसी हद तक फ़ायदा हासिल हो जाता है। सिमिलरली इसी लॉजिक को आप अप्लाई करें कि दुनिया में जो बाकी मुल्क हैं, जिनकी आपस में एक्सट्रीम राइवलरी है, तो उनको अब क्या करना चाहिए या वो क्या सोच रहे होंगे? एंड आई एम जस्ट टॉकिंग लाइटली हियर, बट दिस इज़ वेरी सीरियस। पुतिन को शायद चाहिए कि वो फिर ज़ेलेंस्की को एबडक्ट कर लें। चाइना को चाहिए उनके जिस मुल्क के साथ टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, ताइवान की लीडरशिप को एबडक्ट कर लें, इंडिया की लीडरशिप को एबडक्ट कर लें, उनके साथ भी उनके मसाइल हैं। इंडिया में असदुद्दीन अवैसी तो ऑलरेडी कह रहे हैं, एंड आई एम टेकिंग हिज नेम बिकॉज ही इज़ नॉट आरएसएस। सो दिस इज़ इंडियन मेंटालिटी। हम बार-बार ये बात कह के कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, हम इस चीज़ को गलत प्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये जो इंडियन सोच है पाकिस्तान को लेके, ये सिंगुलर है और वो उससे बहुत मिलती जुलती है जो आरएसएस की है।
सिर्फ उसका जो रिलीजियस फैक्शन है वो शायद डिफरेंशिएट करता हो चीज़ों को, उस एक्सट्रीम पे ना लेके जाता हो। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो कांग्रेस ने क्या रोल प्ले किया, वी नीड टू रीड दैट एंड रिमाइंड दैट टू आवरसेल्व्स। सो असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि जिस तरीके का ऑपरेशन यूएस ने किया है वेनेजुएला में, वो हम क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान में? ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो रही है। आपको याद होगा जब ईरान पे अटैक हुआ था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ये लिखा था कि आयतुल्लाह खामनेई कहाँ छुपे हुए हैं, हमें मालूम है, हम अभी उन्हें टच नहीं कर रहे। अभी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, फॉर नाउ। सो दिस इज़ गोइंग इन अ वेरी डेंजरस डायरेक्शन एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड इन माय लास्ट व्लॉग कि मिलिटराइज़ेशन बढ़ेगी, सिक्योरिटाइजेशन बढ़ेगी, और ये जो आपके जो मामलात हैं रेफ्यूजीज़ के और आपकी जो डेटरेंस बढ़ाने के मामलात हैं, ये सारे एक नई स्पीड पे आगे जाते आपको नज़र आएंगे। नाउ लेट्स कंसिडर कि व्हाई वेनेजुएला's ऑयल इज़ सो इम्पोर्टेंट। ऑयल सिस्टम पूरी दुनिया का जो है वो तो ऑलरेडी पेट्रो डॉलर पे चल रहा है, उसमें डोमिनेशन है यूएस की, लेकिन वेनेजुएला के ऑयल के पीछे इतना बड़ा मसला क्यों खड़ा हुआ है? ये जुड़ा है यूएस के रिफाइनरी सिस्टम से। जो वेनेजुएला का ऑयल है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ रिफाइनरीज विच आर इन यूएस, जिससे ये आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल मामला नहीं रहता, ये स्ट्रक्चरल मसला रहता है। यूएस का जो रिफाइनरी सिस्टम है या जितनी भी यूएस में रिफाइनरीज हैं, वो ओवर अ सेंचुरी जो डिज़ाइन हुई थी सिंस डेकेड्स, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन हुई थी, और ख़ास तौर पे वो क्रूड ऑयल जो सबसे ज़्यादा हैवी होता है। और जब इस क्रूड ऑयल तक एक्सेस ना मिले यूएस को, तो इसका क्या मतलब है कि रिफाइनरी की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा, फ्यूल आउटपुट कम होगी, प्राइसेस डायरेक्टली इफ़ेक्ट होंगी और जॉब्स भी इफ़ेक्ट होंगी। सो जो क्रूड ऑयल की टाइप्स हैं, अगर आप उनको समझें और फिर यूएस में जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं उनके डिज़ाइन को समझें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेनेजुएला का ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्रूड ऑयल ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। अगर मैं आपको बहुत सादा एग्जांपल दूँ, तो एक बड़ा स्मूदी की तरह का लाइट स्वीट सा क्रूड ऑयल होता है। ना वो बहुत थिक होता है, बड़ी लो विस्कोसिटी होता है, ईज़िली फ्लो होता है, अगर आप ज़मीन पे डालें आपको नज़र आएगा। उसमें सल्फ़र बहुत कम होता है और वो बड़ा ईज़ी होता है टू रिफ़ाइन, कोई बहुत हाई रिफ़ाइनरी नहीं चाहिए होती उसको रिफ़ाइन करने के लिए। फिर जो मीडियम क्रूड सेकंड टाइप जो है, उसमें बड़ी एक थोड़ी-सी स्मूदी से ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। फ्लेक्सिबल होता है और कई रिफाइनरीज में वो यूज़ हो सकता है। लेकिन जो थर्ड टाइप है वो एक्सट्रीमली हैवी क्रूड ऑयल होता है, वेरी थिक, उसमें बहुत ज़्यादा सल्फर होता है और बड़ी उसकी कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग होती है। अब उसके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज मौजूद हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत इन्वेस्ट किया है इन कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज में, सो उनके पास प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी मौजूद है इस क्रूड ऑयल के लिए। जब ये रिफाइनरीज बनाई गई, तो क्योंकि ऑयल डायरेक्टली कनाडा से और वेनेजुएला से आ रहा था, जो इनकी लोकेशन है वो भी ऐसी रखी गई कि वहाँ से सीधा ऑयल आए और इन रिफाइनरीज में आसानी से पहुँच जाए। और ये सारी रिफाइनरीज जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये टेक्सास में, लुइसियाना में, यानी कि गल्फ कोस्ट में, और जो पार्ट ऑफ मिड वेस्ट है वहाँ पे मौजूद हैं। सो जो ज्योग्राफिक पेयरिंग है ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिफाइनरीज, वो एक ऐसा सिस्टम है जो बड़ा हेवीली डिपेंडेंट है ऑन दिस टाइप ऑफ ऑयल जो कि वेनेजुएला के पास मौजूद है। हिस्टोरिकली ये लोकेशंस बड़ा मैच करती थी क्योंकि लॉजिस्टिकली बड़ा आसानी से ये क्रूड सप्लाई हो जाता था और वहीं पे प्रोसेस हो जाता था। कैनेडियन हैवी क्रूड भी इन्हीं इलाकों में सप्लाई करता है, वेनेजुएला भी इधर ही सप्लाई करता था वेरी हैवी क्रूड ऑयल जिसकी मैं बात कर रही हूँ। रशियन हैवी एंड मीडियम सॉर्ब, रशियन ऑयल भी याद रखें बहुत हैवी है, वो भी यहीं पे आता था एज एन अल्टरनेटिव सप्लायर। तो इस सिस्टम ने रिफाइनरीज की ऑपरेशन को अलाउ किया हुआ था। वो एक ऑप्टिमल कैपेसिटी पे चलती रहती थी, हाई वॉल्यूम ऑफ डीजल और जेट फ्यूल प्रोड्यूस करती थी, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स उनके लिए कोई मसला नहीं थे। लेकिन जब सैंक्शंस लगे ऑन रशिया एंड वेनेजुएला, वो क्रूड ऑयल यहाँ पे आना रुक गया। आपको याद होगा जब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान भी रशिया से ऑयल खरीद सकता है, तो यहाँ पे भी कई जो टेक्निकली लोग समझते हैं इस बात को, उन्होंने कहा था कि हमारे पास वैसी रिफाइनरीज नहीं है जो उस ऑयल को प्रोसेस कर सकें। और अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालते रहे हैं
कि आप मत खरीदें तेल रशिया से, वो भी इसीलिए डालते रहे हैं कि फिर फाइनली रशिया को कहीं तो ऑयल बेचना होगा, तो फिर हम उनसे रीनेगोशिएट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यूएस तो खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो खुद वो ऑयल प्रोड्यूस करता है उसको शेल ऑयल कहते हैं, लेकिन वो फुली रिप्लेस नहीं कर सकता हैवी क्रूड ऑयल को। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स, यूएस का जो ये ऑयल है, शेल ऑयल जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल लाइट और स्वीट क्रूड ऑयल होता है और ये फुली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता हैवी क्रूड ऑयल का। बहुत कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज में इसकी ज़रूरत ही नहीं होती और इसमें बड़ी इनएफिशिएंसीज इन्वॉल्व होती हैं। सो यूएस ने जो पूरा अपना रिफाइनरीज का सिस्टम लगाया था, इन अदर वर्ड्स जो स्ट्रक्चरल सिस्टम था उसका पूरा, लॉजिस्टिक्स का, ऑयल का, वो सारा डिस्टर्ब होके रह गया जब वेनेजुएला और रशिया के ऊपर पाबंदियां लगीं। और पाबंदियां लगाने का मकसद ये था कि शायद ये और भी कम कीमत पे हमें ज़्यादा एक्सेस देंगे और पहले से ज़्यादा ऑयल देंगे, लेकिन उन दोनों मुल्कों ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। दिस इज़ वाई वेनेजुएला इज़ यूनिकली इम्पोर्टेंट, इसलिए बाकी लैटिन अमेरिका के मुकाबले में वेनेजुएला जो है उसके ऊपर आते ही जो ज़्यादा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी ये रीज़न है, वेनेजुएला प्रोड्यूसेस सम ऑफ द हेवीएस्ट क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड और ये इतना वेल सूटेड है यूएस की इन रिफाइनरीज को कि इसको रिप्लेस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब अगर एक मुल्क के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को आपने अगवा कर लिया है तो वहाँ पे वो लोग इस वक्त हेडलेस हैं। दैट कंट्री इज लीडरलेस एट द मोमेंट। तो वहाँ सक्सेशन का जो प्रॉब्लम है वो कैसे रिजॉल्व होगा? नेशन बिल्डिंग की बात ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है कि हम खुद संभालेंगे मामलात को, लेकिन लीडर को रिमूव करना आसान होता है, सिस्टम बनाना, सिस्टम रिप्लेस करना इम्पॉसिबल होता है, और ये हम अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, इराक में देख चुके हैं। अगर मुडोरो की गवर्नमेंट ख़त्म होती है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करना चाहते हैं कि मडूरो वाली पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो ना हों, जो भी अब वहाँ पे गवर्नमेंट आती है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो डेल्सी रॉड्रिगस का आता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो बड़ी डीपली एम्बेडेड हैं करंट सिस्टम में। वो बड़ी लॉयल हैं टू मडूरो, और इस वक्त आप ये ज़हन में रखें कि एक नेशनल प्राइड का भी मसला है उन लोगों के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फिगर जो है वहाँ पे वो होर्जे रॉड्रिगस हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं उनकी नेशनल असेंबली के और निकोलस मडूरो के भाई भी हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनली इन अ वेरी गुड पोजीशन, वेरी पावरफुल पोजीशन। लेकिन ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप उनको तो नहीं चाहेंगे रिप्लेस करना। ऑपोजिशन एक्सटर्नली बैक्ड है, बाहर से उनको यानी यूएस से उनको फंडिंग की जाती है, पॉपुलर सपोर्ट उनके पास नहीं है। इवन ट्रंप एडमिट करते हैं कि जो अपोजिशन फिगर हैं मरिया कोरिना, वो वहाँ पे पॉपुलैरिटी इंजॉय नहीं करती। तो वहाँ पर इस वक्त अपोजिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करके एज अ गवर्नमेंट इंस्टॉल करना भी पॉसिबल नहीं है, और जो करंट लोग हैं उनको भी अपने हक में लाके या अपनी पॉलिसी के मुताबिक चेंज करके ये कहना कि अब आप मुंह चलाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त वहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन है। और अगर आप ट्रेजेक्ट्री देख लें तो जहाँ जहाँ रिजीम चेंज हुई है वहाँ केओस ही आया है। सबसे पहले मैं पनामा की मिसाल दूंगी, डायरेक्ट यूएस मिलिट्री रिमूवल, और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी अगर आप हिस्ट्री में पढ़ें, और फिर बड़ी लॉन्ग टर्म टर्मोइल, पॉलिटिकल भी और इंस्टीट्यूशनल शॉक। इराक को देखें, फॉरेन ही स्टेट इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए थे, सेक्टेरियन सिविल वॉर शुरू हो गई थी, और वैक्यूम इतना डीप हो गया था कि आइसिस भी क्रिएट हुई वहाँ पे। फिर लीबिया को देखें, जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी ख़त्म हुई, मिलिशियाज टुक ओवर। इसी तरह आई कैन नेम ऑल द कंट्रीज़ लाइक फ़िलीपींस। ख़ास तौर पे अगर आप ईरान की बात करें तो वहाँ पे जब मुसद्दिक़ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई 1953 में, उसके पीछे भी एग्जैक्टली यही टेक्स्ट बुक पॉलिसी थी कि यूएस और यूके उनको फोर्स कर रहे थे कि आप हमें ऑयल सेल करें, हमारी मर्ज़ी की प्राइस पे करें, हमें एक्सेस दें। और मुसद्दिक़ ने नेशनलाइज कर दी थी अपनी सारी ऑयल वेल्थ को। उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, रज़ा शाह पहलवी को बिठाया गया, लेकिन आपने देखा कि जो पपेट गवर्नमेंट होती है वो पॉपुलर नहीं थी। उसके बाद जो वहाँ पे मज़ीद रेवोल्यूशन आई वो फिर इतने हार्ड लाइनर्स की आई कि वो आज तक वहाँ मौजूद हैं, और आज तक ये वही स्क्रिप्ट है। इसलिए मैंने कहा ये मुनरो डॉक्ट्रिन है, ये 2 सेंचुरीज से चल रही है, 19th सेंचुरी से चल रही है, और इसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ ऑयल है। तो आप गिनते जाएं उन मुल्कों के नाम जहाँ पे यही स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है और वहाँ पे केओस ही आ रहा है। इसी तरह साउथ वियतनाम, हेटी,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ भी स्टेट कोलैप्स की और आज तक वहाँ पे रीजनल वॉर्स जारी हैं। चाड, आज तक वहाँ पे मिलिट्री रूल है और फिर ये कहते हैं आप वहाँ पे डेमोक्रेसी लाएं। अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल, 20 years नेशन बिल्डिंग, लेकिन आपके सामने है कि वापस तालिबान को ही पावर देनी पड़ी। दिस इज़ वन मूव दैट यूएस ऑलवेज डज, रिजीम चेंज। और उसके बाद फ़ायदा उसका ये होता है यूएस को कि बेशक टर्मोइल में रहे वो मुल्क, बेशक वहाँ पे केओस रहे, कम से कम वहाँ पे हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई उतना पावरफुल लीडर आते आते अब बहुत टाइम लगेगा। और फिर वहाँ पे मलेशियाज़ भी लॉन्च कर दिए जाते हैं, वहाँ पे और फोर्सेस भी एंटर कर दी जाती हैं जो उसको मुस्तकिल डिस्टेबलाइज्ड रखती हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पावर फिगर है या पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इन वेनेजुएला, वो वहाँ की मिलिट्री है। वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मडोरो से बहुत लॉयल हैं और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जिस स्ट्रक्चर में काम कर रही थी, बिकॉज हेविली सैंक्शनड मुल्क था, तो उनको जिस स्ट्रक्चर में काम करना पड़ रहा है उसमें उनकी आर्म्ड फोर्सेस में बहुत डिवीजन है। लॉयल्टी टू निकोलस मडोरो अपनी जगह, लेकिन आपने जो पे चेक देना है मिलिट्री को, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप अपनी मिलिट्री को सैलरी देने के काबिल नहीं रहेंगे तो आर्मी लड़ने के काबिल नहीं रहेगी, मिलिट्री अपना रोल नहीं परफॉर्म कर सकेगी। तो वेनेजुएला की रियलिटी इस वक्त ये है कि जो उनकी अपनी बेसिक करेंसी है वो तो कोलैप्स कर चुकी है। तो ऑन पेपर उनको जो सैलरी मिलती है दैट डजंट एग्जिस्ट। यानी आप यूँ समझिए कि पेपर्स में तो लिखा होगा कि इस मेजर, इस कर्नल, इस जनरल की इतनी सैलरी है, उनको नहीं मिल रही, स्पेशली इन द करेंसी जो उनकी नेशनल है। सो डिफरेंट यूनिट्स आर सस्टेनिंग थ्रू डिफरेंट एक्सटर्नल लाइफलाइंस या करेंसीज। कुछ फॉर्मेशंस जो हैं वो चाइनीज़ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ अगर जुड़ी हुई हैं तो वो युआन लिंक्ड हैं। दूसरी जो हैं वो ऑयल सिक्योरिटी और पोर्ट कंट्रोल या इंटेलिजेंस रिसीविंग एंड पे हैं, उनको डॉलर बेस्ड इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। और ये सब कुछ इनफॉर्मल है, नोबडी नोज़ कि युआन का तो पता होगा कि शायद वो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं तो वो चाइनीज़ दे रहे हैं, वेयर इज़ डॉलर कमिंग फ्रॉम, ये भी क्लियर नहीं है। सो वेनेजुएला की जो आर्मी है, इट इज़ नो लॉन्गर ऑपरेटिंग एज अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। इसमें पैच वर्क है जिसमें जो लॉयल्टीज़ हैं, अगर ये कहा जाए, वो मोनेटाइज्ड हैं युआन से, डॉलर से। और ये सिर्फ मडोरो को ही पता था कि वो कहाँ से, किससे, कौन सी करेंसी लेके अपनी मिलिट्री को दे रहे हैं। एंड वंस ही इज़ नॉट देयर तो मिलिट्री क्या रोल प्ले करेगी, उसकी लॉयल्टी किसके साथ होगी, नोबडी नोज़। एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रांज़िशन है और अगर हॉस्टाइल टेक ओवर यहाँ पे हो जाता है, तो वो तो फिर टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन है ऑफ अ कू कि फिर जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होगा, वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना लेगा और उसके बाद वो यूएस से कोऑपरेट करता है या नहीं करता, या वहाँ पे फिर एक सिविल वॉर या एक इस तरह की केओटिक सिचुएशन होती है जिस तरह आज तक ऐसे सब रिजीम चेंज वाले मुल्कों में हुई। इट्स हार्ड टू से। स्ट्रीट्स में कोई बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए। अगर आपको कोई यूरोपियन चैनल्स, कोई इंग्लिश चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं, डिक्टेटर रिमूव कर दिया गया और वहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लोग एंजाइटी में हैं। नाउ इन द एंड लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होगा लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि सिस्टमिक चेंजेस आएंगी। इमिडिएटली कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या चाइना हेल्प को नहीं आएगा या रशिया हेल्प नहीं करेगा वेनेजुएला की। दिस इज़ नॉट हाउ द जियोपॉलिटिक्स वर्क। हमेशा सिस्टमिक चेंजेस आते हैं एंड द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी इन ट्रांजिशन। और अगर इस दौर में डिफरेंट सिस्टम्स क्रिएट करने की अब दुनिया कोशिश करेगी, इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करेगी, साथ साथ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो डोनाल्ड ट्रंप के रेडार पे हैं फॉर द सेम रीज़न। और उसके ऊपर मैं किसी और वीलॉग में बात करूंगी। बट टू एंड इट, बहुत सारे मुल्क नेक्स्ट इन लाइन हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल ऑर्डर मज़ीद वॉलेटाइल होगा, मज़ीद आपको इस तरह की प्रेसिडेंट्स देखने को मिलेंगी। और सर्वाइव कौन करेगा? अगेन, जिसके पास डेटरेंस होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।